नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। हमारे चैनल दिल से डायलॉग के साथ जुड़िए और रोचक वीडियो का आनंद लीजिए। आजाद भारत में प्रधानमंत्री का पद सबसे ताकतवर और रुतबे वाला होता है। पिछले 77 सालों में पीएम की कुर्सी तक पहुंचने का सपना बहुतों ने देखा, लेकिन इस पर बैठने का मौका अब तक सिर्फ 14 शख्सियतों को मिला है। किसी को जनता का अपार समर्थन मिला तो किसी को इसके लिए पैंतरेबाजी करनी पड़ी। दिल से डायलॉग की स्पेशल सीरीज मैं भारत का पीएम में इन्हीं प्रधानमंत्रियों के किस्से। आज पहले एपिसोड में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कहानी। 15 अगस्त 1947 से साल भर पहले ही साफ हो गया था कि भारत की आजादी अब ज्यादा दिन दूर नहीं। ये भी तय था कि कांग्रेस अध्यक्ष भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि 1946 के सेंट्रल असेंबली चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। 1940 के अधिवेशन के बाद लगातार 6 सालों से मौलाना अबुल कलाम ही कांग्रेस अध्यक्ष चुने जा रहे थे। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव की घोषणा हुई तो अबुल कलाम फिर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब तक गांधी नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वे एक स्टेटमेंट जारी करें कि अब वह अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते हैं। गांधी ने साफ कर दिया था कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल को पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। परंपरा के मुताबिक प्रांत की 15 कांग्रेस कमेटियां ही अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखती थीं। इनमें से 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया। किसी भी कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र तक नहीं किया। कृपलानी अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने कमेटी के फैसले के बाद सरदार पटेल के नाम वाले प्रस्ताव का पर्चा गांधी जी के सामने पेश किया। गांधी जी ने इसे देखा तो नेहरू का नाम नहीं था। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे पर्चा मुझे वापस दे दिया। कृपलानी गांधी जी के साथ लंबे समय से काम कर चुके थे। वे गांधी की आंखों से समझ जाते थे कि वे क्या चाहते हैं। कृपलानी ने नया प्रस्ताव तैयार कराया। इसमें पटेल के अलावा नेहरू को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव था। इस पर सबने दस्तखत किए। सब जानते थे कि मन से गांधी नेहरू को ही अध्यक्ष और पीएम देखना चाहते हैं। अब भी मैदान में सरदार पटेल थे और उनके सामने नेहरू का जीतना बेहद मुश्किल था। कांग्रेस महासचिव कृपलानी ने गांधी की मर्जी के अनुसार सरदार पटेल की नाम वापसी का एक पत्र बनाया। पटेल ने इस पत्र पर दस्तखत करने से मना कर दिया। एक तरह से पटेल ने नेहरू का विरोध किया था। वो पत्र गांधी के पास पहुंचा तो उसमें पटेल के दस्तखत नहीं थे। उन्होंने पटेल के पास वापस वो पत्र पहुंचाया। इस बार पटेल समझ गए कि गांधी अड़ गए हैं। गांधी जी जिद पर पटेल ने नाम वापस ले लिया और उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए। नेहरू को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया और इस तरह आजाद भारत को पहला अंतरिम प्रधानमंत्री मिला। उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार दुर्गादास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा है कि मैंने गांधी जी से अंतरिम सरकार के नए पीएम को लेकर सरदार के बारे में बात की थी। तब गांधी ने कहा था कि नेहरू कभी नंबर 2 पर काम नहीं करेगा। अकेला नेहरू ही मेरे कैंप में अंग्रेज है। वह अंग्रेजी तौर तरीके जानता है, विदेश में पढ़ा है, उसे विदेश मामलों की अच्छी समझ है। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अच्छे से निपट लेगा, पटेल देश को अच्छे से चला लेगा। ये दोनों देश चलाने वाली बैलगाड़ी के 2 बैल होंगे। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की आधी रात को अपना फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। 16 साल 286 दिन तक पीएम रहे और पद पर रहते हुए ही निधन हुआ। उनके कार्यकाल और जिंदगी के कुछ सुने अनसुने किस्से। जब गांधी जी ने नेहरू को लिखा, कुछ पैसों का बंदोबस्त करूं। जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज से वकालत की पढ़ाई करके लौटे थे। कुछ दिनों तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत की, लेकिन फिर ये गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई में कूद गए। उनके पास कोई इनकम नहीं थी। पिता मोतीलाल नेहरू हर महीने उन्हें पैसे दिया करते थे। इसी दौरान दोनों में किसी मुद्दे पर मनमुटाव हो गया। नेहरू के सामने जेब खर्च का संकट हो गया था। गांधी जी ने जवाहर को लिखा था कि मैं जानता हूं तुम इन चीजों का बहादुरी से मुकाबला करोगे। अभी तो पिताजी मोतीलाल गुस्से में हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम या मैं उनकी झुंझलाहट बढ़ाने का जरा भी मौका दें। संभव हो तो उनसे बात करो। क्या तुम्हारे लिए कुछ रुपए का बंदोबस्त करूं? तुम कुछ कमाई का काम हाथ में ले लो। कुछ समाचार पत्रों के संवाददाता बनोगे या अध्यापकी करोगे। ये वो दौर था जब देश आजाद हो चुका था और नेहरू पीएम थे। विंस्टन चर्चिल नेहरू के आलोचक थे। आलोचक क्या एक तरह से दुश्मन थे। 1950 में दोनों पहली बार मिले थे और दिल खोलकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। चर्चिल ने गुलामी याद कराते हुए नेहरू से पूछा, तुम कितने दिन ब्रिटिश जेलों में रहे? नेहरू ने कहा, 10 साल तक। चर्चिल ने कहा, तब तो तुम्हारे दिल में हमारे लिए खूब अप्रसन्नता होनी चाहिए। तुम्हें दिल से हमसे नफरत करनी चाहिए। तब नेहरू बोले कि कोई बात नहीं, हमें गांधी जी ने 2 चीजें सिखाई हैं, कभी किसी से नफरत मत करो और कभी किसी से डरो मत। आपको भी पता है कि हम ना आपसे डरते हैं और हाँ, नफरत तो कतई नहीं करते। जब नेहरू ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया
लाल बहादुर शास्त्री की बायोग्राफी लिखने वाले सीपी श्रीवास्तव अपनी किताब अ लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि नेहरू जब दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए तो वो अपने काम से बोर हो गए। 29 अप्रैल 1958 को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक थी। इसमें नेहरू ने कहा, मेरे सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के 40 साल बेमिसाल रहे हैं। मैं अब इस बोझ को नहीं उठाना चाहता। मैं चाहता हूं अब किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। मैं अब हिमालय जाना चाहता हूं। उन्होंने बाकायदा इसके लिए टिकट भी बुक करा लिया था। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को बताने से पहले इस्तीफा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भेज दिया था। राष्ट्रपति को नेहरू पहले ही इस्तीफे वाली बात बता चुके थे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री नेहरू चीन से मिली हार से टूट गए, बीमार रहने लगे। 20 नवंबर 1962 को प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन के साथ युद्ध में भारत की हार स्वीकार कर ली थी। युद्ध शुरू होने से पहले तक उन्हें भरोसा था कि चीन उनका दोस्त है। जवाहरलाल नेहरू एक बायोग्राफी में सर्वपल्ली गोपाल लिखते हैं कि तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने नेहरू के फैसलों पर सवाल उठाए थे। एक के बाद एक सरकार और कांग्रेस नेता दबी जुबान में चीन युद्ध के लिए नेहरू को जिम्मेदार मानते थे। नेहरू गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। वे स्वास्थ्य लाभ के लिए करीब 1 साल कश्मीर में रहे। वे साल भर में भले ही शारीरिक रूप से ठीक हो गए हों, लेकिन मानसिक रूप से टूट गए थे। वे मई 1964 को दिल्ली लौटे। 27 मई को जब बाथरूम से लौटे तो पीठ दर्द की शिकायत की। तुरंत डॉक्टरों को बुलाया गया। इतने में वे बेहोश हो चुके थे। 27 मई 1964 की दोपहर 2 बजे बेहोशी की हालत में ही दिल के दौरे से उनका निधन हो चुका था। नेहरू ने निधन से पहले ही अपनी वसीयत लिख दी थी। उन्होंने साफ लिख दिया था कि कोई कर्मकांड यानी 13वीं वगैरह न की जाए। उन्होंने लिखा था, मैं पूरी गंभीरता से ये ऐलान करना चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान न किया जाए। इस तरह के अनुष्ठान में मेरी कोई आस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरा दाह संस्कार हो। अगर मैं विदेश में मरूं तो वहीं मेरा दाह संस्कार किया जाए, लेकिन मेरी अस्थियां इलाहाबाद लाई जाएं। इनमें से मुट्ठी भर गंगा में प्रवाहित की जाए। मैं चाहता हूं कि बाकी हिस्से को आकाश में ऊंचे विमान में ले जाया जाए, वहां से उन खेतों पर बिखेर दिया जाए जहां हमारे किसान मेहनत करते हैं। मैं भारत का पीएम सीरीज के दूसरे एपिसोड में जानिए लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने का किस्सा। नेहरू के निधन के बाद मोरारजी देसाई का नाम पीएम पद के लिए सबसे ऊपर था, लेकिन कामराज के प्लान ने शास्त्री को कुर्सी तक कैसे पहुंचाया,